दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रेजेंट क्लास में हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एसिड डिस्कस करेंगे। इन जनरल जो ऑर्गेनिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो मिनरल एसिड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। मिनरल एसिड HCl, HNO3, H2SO4 ये ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज होने वाले स्ट्रॉन्ग एसिड है। बट जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड पार्शियली आयोनाइज होते हैं। अब एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन 2% से लेके 19 और 20% तक जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के या ऑर्गेनिक एसिड्स के रहते हैं। फिर भी इनमें एल्केन सल्फोनिक एसिड कंसिडरेबल स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 80% तक पहुंच जाता है। बाकी अदरवाइज कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं। अगर मैं इन जिन ऑर्गेनिक एसिड्स को हम अभी प्रेजेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो है एल्केन सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, अल्कोहल, और फिर इसका वाटर के साथ भी कंपैरिजन करेंगे। वाटर इज नॉट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, पर वाटर से हम कंपेयर करते हैं। तो जैसे यहाँ एल्केन सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल तो वाटर से मोर एसिडिक है, और अल्कोहल जो है वो वाटर से लेस एसिडिक है। तो लेफ्ट राइट चल रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी एल्केन सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अल्कोहल वाटर से भी वीक एसिड है। और हम ये जानते हैं, हम आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कस कर चुके हैं कि के क्या होता है। के इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, और पीके क्या होता है, पीके होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के। तो पीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा के और केबी के बारे में मैंने थोड़ा सा इसीलिए डिस्कस किया है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन के की वैल्यू पर बेस्ड बना देते हैं, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के पूछ लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके पूछ लेते हैं, या 4-5 डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स का पीके की वैल्यू गिवन होती है, और फिर आंसर ये हमको आंसर देना होता है कि इन पीके की वैल्यू को एग्जामिन करके, ऑब्जर्व करके, और आप बताओ कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने के और पीके के बारे में बताया। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इनकी ये रिलेटिव स्ट्रेंथ क्यों है। पहले हम इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि क्यों सबसे ज्यादा एसिडिक एल्केन सल्फोनिक एसिड है और अल्कोहल क्यों वीक एसिड है। तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं 3 एसिड्स को डिस्कस कर रहा हूं कंपैरिजन में। ये है एल्केन सल्फोनिक एसिड। तो एल्केन सल्फोनिक एसिड ये हुआ, और इसको मैं आयोनाइज कर देता हूं। जब मैं इसको आयोनाइज करूंगा तो RCOO नेगेटिव, और अब क्या हो जाएगा, इसके यहां पर हमारे पास 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। वी हैव 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो हम रेजोनेंस कंसेप्ट से ही रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर अगर हम, ये है एल्केन सल्फोनिक एसिड, और ये इसका नेगेटिव आयन है जिसको एल्केन सल्फोनेट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन सल्फोनेट। तो एल्केन सल्फोनेट के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो अभी आपके सामने है। 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज हो रहा है, और वो भी 3-3 पर। तो हमको ये मालूम है कि नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन अच्छे से अपने ऊपर स्टेबलाइज कर देता है क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो काफी ज्यादा स्टेबल रहेगा। और यहां पर फिर मैं बोलूंगा, आप एक की पॉइंट को बिल्कुल रट लो, अपने माइंड में 100% सेट कर लो, परमानेंट मेमोरी में ले जाओ इसको। Ease of formation directly proportional to stability. Ease of formation is directly proportional to stability. जो नेगेटिव आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई भी स्पीशीज जितनी ज्यादा स्टेबल है वो उतनी जल्दी बनेगी। वो जैसे
RCOOH है तो इजीली RCOO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा H प्लस आयन रिलीज करके, क्योंकि इससे बनने वाला जो सल्फोनेट आयन है यहां से जैसे ही ये H प्लस आयन रिलीज हुआ तो ये RCOO माइनस बन गया। अब जैसे ही RCOO माइनस बन गया, ठीक है, तो अब यहां पर ये हो जाएगा और अब यहां पर तीनों ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो अब ये RCOOH से बनने वाला RCOO माइनस स्टेबल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज तीनों ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो गया और तीनों ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो काफी इसको स्टेबलाइज करेंगे, अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन देंगे। अब हम बात करें RCOOH की, तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर हम देखें तो इसका H प्लस आयन जब हम रिलीज करेंगे तो RCOO माइनस, RCOO मैं डबल बॉन्ड O या ले लेता हूं, माइनस, एक ही बात है, ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, ठीक है। अब इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे और दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमको बहुत ही वेल क्लियर हो रहा है कि ये नेगेटिव ये यहां पर आ रहा है और ये है। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहां पर तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए और वो रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया और यहां पर इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन यहां पर भी देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज को जो स्टेबलाइज कर रहा है वो 2 ऑक्सीजन एटम्स कर रहे हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स कर रहे हैं, 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो गया कि अगर हम सल्फोनेट आयन और कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, दिस आयन इज कॉल्ड सल्फोनेट आयन एंड दिस आयन इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन इज लेस स्टेबल देन सल्फोनेट। तो अब हमारे पास क्या हुआ, अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर मैं डिस्कस करूं तो यहां पर अगर आप देखो तो ये वाला आयन और ये वाला आयन, ये सल्फोनेट आयन है और ये कार्बोक्सिलेट आयन है। तो सल्फोनेट आयन मोर स्टेबल है कार्बोक्सिलेट आयन से, तो इसका मतलब RCOO से H प्लस आयन जल्दी निकलेगा, RCOOH से ये बहुत इजीली बनेगा, जल्दी बनेगा। इसका मतलब ये जिस स्पीड से ये बन रहा है उसी स्पीड से H प्लस आयन भी रिलीज हो रहा है और यहाँ RCOOH से जो H प्लस आयन रिलीज होगा वो कंपैरेटिवली स्लो स्पीड से रिलीज होगा। रीजन ये है कि यहां से जैसे ही ये H प्लस आयन रिलीज होगा, जैसे यहां से ये H प्लस आयन रिलीज होगा, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हुआ, यानी इस यहां पर -1 को 2 ऑक्सीजन स्टेबलाइज कर रहे हैं, यहां पर 3 ऑक्सीजन स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि RCOOH जो है वो ज्यादा एसिडिक है किसके कंपैरिजन में, RCOOH के कंपैरिजन में, क्योंकि इससे बनने वाला नेगेटिव आयन और RCOOH से बनने वाला कार्बोक्सिलेट नेगेटिव आयन, तो इन दोनों में से ये मोर स्टेबल है तो ये जल्दी बनेगा। इज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब हमारा थर्ड था फिनॉल। अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल के अंदर जो फिनॉल है, तो फिनॉल के केस में क्या हो जाएगा, फिनॉल जैसे ही H प्लस आयन देगा तो फिनो ऑक्साइड आयन बनाएगा। फिनॉल जैसे ही H प्लस आयन देगा, ठीक है, तो फिनॉल से रिलीज होने वाला H प्लस आयन, फिनॉल से रिलीज होने वाला H प्लस आयन तो जैसे ये फिनॉल से H प्लस आयन रिलीज होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, फिनो ऑक्साइड आयन बनेगा और फिनो ऑक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक रिंग के अंदर डीलोकलाइज होगा। अब यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ गए। अब इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, अब इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जो हम अच्छे से बना सकते हैं क्योंकि हम ये सब पॉइंट पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। 1 2 3 4 5, तो ये फिनो ऑक्साइड आयन है। अब फिनो ऑक्साइड आयन में क्या है, ये
यहां पर ये आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड, फिर वापस ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये, तो इस तरह से इसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें फिनो ऑक्साइड आयन के तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर फिनो ऑक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, फिनो ऑक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए सल्फोनेट आयन से और कार्बोक्सिलेट आयन से, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ये आपके सामने बने हुए हैं जो मैंने अभी बना दिए, तो यहां पर क्या है बेसिकली, अगर इन दोनों में आप कंपेयर करो, इन दोनों में कंपेयर करो आप, ठीक है, तो आप कंपेयर जब इन दोनों में करेंगे तो आप क्या देख रहे हो, नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पर ही डिलोकलाइज हो रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज जो है इनमें ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो और इनको ध्यान से देखो, तो आप ये देखोगे कि है ना इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही आ रहा है। लेकिन फिनो ऑक्साइड आयन के अंदर क्या हो गया, फिनो ऑक्साइड आयन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से शिफ्ट होकर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे आ गया, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल हो जाते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा ही लेस स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर है, तो कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। केवल फर्स्ट और फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन वाला सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कार्बन पर आ जाने की वजह से फिनो ऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन एंड फिनो ऑक्साइड आयन। तो कुल मिला के अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम ये स्टेबल है, उससे कम ये स्टेबल है। तो अगर मैं यहां इस तरह से एरो बना के लिखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी, ये मैं लिख रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन डिक्रीज, ये डिक्रीज लिख रहा हूं बेटा, डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन डिक्रीज, फर्स्ट वाला पॉइंट। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या लिखूंगा, ईज ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीज, यानी सबसे जल्दी ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ये बनेगा। तो सबसे जल्दी कौन बना, ये, फिर ये, फिर ये। तो सबसे पहले H+ आयन किसके अपीयर होंगे, एल्केन सल्फोनिक एसिड के, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के, फिर फिनोल के। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। और अगर मैं इसी तरह से यहां पर मार्क करूं, यहां पर ले लूं मैं, तो यहां पर चलूंगा तो मैं यहां क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, यहां एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी जब मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा, ठीक है। यानी यहां टॉप टू बॉटम का मतलब इस डायग्राम में, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, या लिखूंगा मैं एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई तो के वैल्यू डिक्रीज, pKa वैल्यू इंक्रीज, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, K और pK की वैल्यू इस तरह से चलेगी। अगर बोर्ड में कट रही है, स्क्रीन पे नहीं आ रही है, तो आप परेशान मत हो, ठीक है ना। मैंने तो यहां पर देखो आप, तो यहां पर मैंने ये लिखा है, यहां पर मैं आ रहा हूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, Ka वैल्यू इंक्रीज हो रही है, pKa वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा
के ए वैल्यू है, के ए है ये, और ये है हमारा पी के ए, पी के ए। ठीक है, तो पी के ए क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और ये क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको इनकी तीनों की रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ समझ में आ गई। अब हम फिर मैंने लिया था वाटर। अगर मैं वाटर की बात करूं, HOH की बात करूं, तो ये HO माइनस और H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो HOH है वो जब आयोनाइज होगा तो ये HO माइनस और H प्लस आयन में रिलीज हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये H प्लस आयन रिलीज हो गया, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। ये तो था फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन, और ये बन गया हमारा हाइड्रोक्साइड आयन। और तीसरा लास्ट वन एल्कोहल, ROH, तो RO माइनस H प्लस, तो ये लास्ट वन इज एल्कोक्साइड आयन। तो अब क्या हो गया, अब यहां पर इन दोनों नेगेटिव चार्ज, यहां पर जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसमें रेजोनेंस है, लेकिन यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है उसमें रेजोनेंस है ही नहीं। और मैंने कहा था आपको रेजोनेंस एक अच्छी स्टेबिलिटी देता है, रेजोनेंस एक अच्छी स्टेबिलिटी देता है। तो इन तीनों में तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ठीक है, और लेकिन इन दोनों में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो अब ये दोनों आयन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होंगे एज कंपेयर टू इन सबसे। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन का तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को न तो स्टेबलाइज कर रहा है, न ही डीस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन यहां एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है। तो एल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, एल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, एल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है, वो इसको ज्यादा अनस्टेबलाइज कर देगा, वो इसको क्या कर देगा, ज्यादा अनस्टेबलाइज कर देगा। तो यहां पर उल्टा इन सब में तो क्या है, नेगेटिव चार्ज, इस ऊपर वाले तीनों में तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन फैक्टर है, यानी रेजोनेंस है। फिर वाटर से हाइड्रोक्साइड आयन बना, वाटर से जो हाइड्रोक्साइड आयन बना उसमें कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, ऑक्सीजन को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब लेकिन यह एल्को ऑक्साइड आयन में तो उल्टा बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। ये ऑक्सीजन नेगेटिव है और एल्काइल ग्रुप इसको ऊपर से रेपट मार रहा है, यानी एल्काइल ग्रुप इसके नेगेटिव डेंसिटी को और बढ़ा के इसको अनस्टेबलाइज कर रहा है। तो एल्को ऑक्साइड सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होगा। तो अब इसका मतलब आप देख लो, एल्कोहल से एल्को ऑक्साइड आयन बनना सबसे ज्यादा टफ है। एल्कोहल से एल्को ऑक्साइड आयन अगर बनना टफ है तो H प्लस आयन भी निकलना टफ हो गया, यानी एल्कोहल बड़ी मुश्किल से अपना H प्लस आयन रिलीज करेगा। यानी वाटर के कंपैरिजन में भी जो एलिफेटिक एल्कोहल है, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ये ज्यादा लेस एसिडिक है वाटर से। ठीक है, तो सबसे लीस्ट एसिडिक अगर हम इन सब में बात करें तो अब आपको समझ में आ गया है कि अल्कोहल है। तो वो जो मैंने ऑर्डर लिखा था उसको पहले मैंने एक्सप्लेन किया। तो पहले तो ऑर्गेनिक एसिड्स का जो बेस है, बेसिक कंसेप्ट है, तो वो ये है। ठीक है, जनरली हम सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं और फिर बहुत बार वाटर से भी कंपैरिजन करते हैं। तो यहां सबसे पहले मेरे हिसाब से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम इन एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, सल्फोनिक एसिड अगर टाइगर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड उससे थोड़ा वीक है, लॉयन है। फिनॉल पेंथर है, वाटर हॉर्स है, एल्कोहल गोट है, बकरी है। मतलब टाइगर हमेशा टाइगर ही रहेगा, यानी एल्केन सल्फोनिक एसिड हमेशा तेज दौड़ेंगे। एल्केन सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड रहेंगे अमंग ऑर्गेनिक एसिड्स में से। कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने लॉयन कहा है, तो लॉयन थोड़ा सा वीक होता है दौड़ने में,
उसकी रनिंग कंपैरेटिवली टाइगर से कम होती है, लेकिन वो भी अच्छा है। ठीक है, तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को लॉइन कहा है, एल्केनोइक एसिड्स को एल्केन सल्फोनिक एसिड को टाइगर का है, कार्बोक्सिलिक एसिड को लॉइन का है, फिनोल को मैंने पेंथर कहा है, फिर मैंने वाटर को हॉर्स कहा है, और एल्कोहल को मैंने गोट कहा है, बकरी कहा है। मतलब अब स्ट्रेंथ के बेस पर, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि अभी आपको बड़ा अटपटा लगा होगा कि सर ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा तो आपको ये एग्जांपल काम आएगा। अब देखो, सबसे पहले हम आज वाली क्लास के अंदर फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे सिलेबस में है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल की है, लेकिन फिनोल की पहले करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं फिनोल्स की बात कर रहा हूं। तो अब फिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, ऑफ वेरियस फिनोल्स, सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स की बात कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability of corresponding pheno-oxide तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है फिनोऑक्साइड, ये उसका फिनोऑक्साइड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी बनेगा। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी है कि किसी भी सब्स्टिट्यूटेड फिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उससे जो फिनोऑक्साइड बनता है। तो हम देखते हैं, जैसे ये फिनोल है, अब इस फिनोल से मैंने H+ आयन रिलीज करके फिनोऑक्साइड आयन बना दिया। तो सबसे पहले मैं फिनोऑक्साइड आयन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर फिर हम डिस्कस करते हैं कि इस पर सब्स्टिट्यूट लगाने से इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या इफेक्ट आता है। तो एक बार जस्ट अ मिनट, इसको मैं एक बार ड्रॉ कर लूं। ऑर्गेनिक की एप्लीकेशंस में जाने से पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस के कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए आपके, और इनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो आपको ऑर्गेनिक कंफर्ट लगेगी, अदरवाइज आप परेशानी में रहोगे। तो इसलिए जीओसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो को अच्छे से देख लो, वहां पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स डिस्कस किए हुए हैं। जीओसी सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। अब हम ये वाली बात कर रहे हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज ये आ गया, ये फिनोऑक्साइड आयन। अब ये फिनोऑक्साइड आयन के अभी जस्ट मैंने बनाई थे, तो मैं जल्दी से बना देता हूं उसको। और ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, अब क्या हो गया यहां पर, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, फिनोऑक्साइड है। अब फिनोल है। अब मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूं फिनोल, इनकी रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। फिनोल की पैरामिथोक्सीफिनोल की और नाइट्रोफिनोल की। थोड़ा सा ले रहा हूं, फिनोल, और पैरामिथोक्सीफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। पहले हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये 3 एग्जांपल हैं जिसको मैं A, B और C कह रहा हूं।
अब इन तीनों की रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं पैरा पोजीशन पे पहले NO2 लगा दूं, तो NO2 लगते ही क्या हो जाएगा, NO2 कौन सा ग्रुप है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I और -M इफेक्ट रखता है ये। और मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टेबलाइज करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टेबलाइज करते हैं, नेगेटिव डीस्टेबलाइज करते हैं। तो प्लस को स्टेबल करता है, प्लस को स्टेबल करता है, ये मैंने आपको रटवा रखा है, कंसेप्ट भी क्लियर कर रखे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा ये ट्रिक याद रख लो। प्लस को स्टेबलाइज करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी पॉजिटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब +I और +R प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। और माइनस चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, माइनस को स्टेबलाइज करता है, यानी नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी -I और -R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, -I है। तो अब आपको, ठीक है मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया फिनोल से बनने वाला फिनोऑक्साइड आयन, यानी इससे बनने वाला फिनोऑक्साइड आयन, ये फिनोऑक्साइड आयन, इसका फिनोऑक्साइड आयन, इसका फिनोऑक्साइड आयन। अब कंसेप्ट मैंने क्या सिखाया आपको, अब आपको ये देखना है कि ये H+ आयन निकलने के बाद ये जो फिनोऑक्साइड आयन बन गए, ये जो फिनोऑक्साइड आयन बन गए, इन फिनोऑक्साइड आयन में सबसे ज्यादा स्टेबल फिनोऑक्साइड आयन कौन सा है, तो वो ये वाला है। क्यों, क्योंकि ये जो -I और -R है इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, और ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रखता है, तो ये इसको डीस्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल C का फिनोऑक्साइड आयन है, तो सबसे जल्दी बनेगा, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। और सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कौन है इन तीनों फिनोऑक्साइड आयन में से, तो ये वाला है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको अनस्टेबलाइज करेगा, इसको अनस्टेबलाइज करेगा। अगर हम ये देखें तो यहां पर एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और भी बन जाएगा, जो फिनोऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को काफी अच्छा बढ़ा देगा। तो अगर हम यहां देखें तो ये नेगेटिव और ये बॉन्ड, ये पाई वाला बॉन्ड यूं तोड़ दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, और यहां पर ये फिनोऑक्साइड आयन, तो ये जो एक्स्ट्रा 6th वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ये 6 वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, या यूं बोलूं मैं 2nd, 3rd और 4th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। तो यह एक एक्स्ट्रा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन गया, यह एक एक्स्ट्रा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन गया। तो इस तरह से यहां पर ये एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया हमारा C। तो अब अगर मैं यूं लेफ्ट राइट आगे बढ़ता हूं, अगर मैं लेफ्ट राइट आगे बढ़ता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई मेरे C की, ठीक है, और ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, नंबर 1, Ka वैल्यू इंक्रीज हो रही है, नंबर 3, pKa वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब यही बात अगर मैं OCH3 की कर दूं, तो अगर मैंने यहां OCH3 लगा दिया, इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया बेटा, OCH3 लगा दिया,
तो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो अब नहीं बनेगा, तो इसको मिटा दो। और यहां पर OCH3 आने से क्या हो जाएगा, ये जो लोन पेयर है ये हमेशा इस फिनोल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस यानी +m बोलो या फिर +r इफेक्ट से बढ़ाने की कोशिश करेगा। और यहां पर थर्ड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डायरेक्ट भिड़ंत हो गई, डायरेक्ट भिड़ंत हो गई। क्या हो गई? डायरेक्ट भिड़ंत हो गई। मतलब कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज और ये दोनों ग्रुप एक साथ है, तो इसका लोन पेयर इसका लोन पेयर रिपेल करेंगे तो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया और OCH3 ने फिनोक्साइड आयन को अनस्टेबलाइज किया। तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल, इससे बनने वाला जो फिनोक्साइड आयन है, ठीक है, इससे बनने वाला जो फिनोक्साइड आयन है वो हाईली अनस्टेबल है, तो ये अपना H+ आयन सबसे मुश्किल से रिलीज करेगा। तो यहाँ B आ जाएगा और यहाँ A आ जाएगा। तो ये हो गई इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहां पर जो शॉर्ट ट्रिक काम आएगी हमको वो ये आएगी कि एसिडिक स्ट्रेंथ, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो सल्फोनिक एसिड हो, चाहे फिनोल्स हो, ठीक है, तो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहेगी हमेशा ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ाएंगे और ठीक है -R +R और -R और +R की जगह +N भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखो, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये शॉर्ट ट्रिक अगर आपको लर्न है तो आप इसको डायरेक्ट ही कर लोगे, बैठ के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे। तो मैं आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसीलिए बता रहा हूं, या ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अब मैं इसी के अंदर क्या करूं, अब मैं इसी के अंदर ऐसा कर देता हूं, एग्जाम्पल चेंज कर देता हूं। अब मैं एग्जाम्पल में क्या ले रहा हूं, यहां पर अब मैं एग्जाम्पल जो ले रहा हूं वो ये ले रहा हूं, फिनोल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये भी, और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल और मेटानाइट्रोफिनोल। अब OH को हम ध्यान दो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, एग्जाम में आता है ये वाला। इसको मैं अब ABC कह देता हूं, दिस इज A, B, C और ये D, ठीक है। अब यहां पर अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले सबसे वीक एसिड A हो गया हमारा। रीजन ये है कि A के अंदर A में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, B, C, D में नाइट्रो है और नाइट्रो -I इफेक्ट है, -R शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो B, C, D ज्यादा एसिडिक होंगे, B, C, D मोर एसिडिक होंगे एज कंपेयर टू A, ठीक है। अब बाकी रही B, C, D की बात। तो B, C, D में अब जब मेटा पोजीशन पर NO2 होगा, जब मेटा पोजीशन पर NO2 होगा तो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यानी -I और -M तो काम कर रहा है पर डायरेक्ट नहीं काम कर रहा है, पर काम कर रहा है, ठीक है। यानी इस NO2 का इस पे इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला, पर जब मेटा पोजीशन पर NO2 है तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेटा पोजीशन पर नहीं आने की वजह से ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है, जैसा कि मैंने अभी पैरा वाले में बताया था। और ऑर्थो के केस में अगर मैंने यही ऑर्थो पे लगा दिया बेटा, यही मैंने अगर कहां लगा दिया, ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया इसको, तो अगर मैं इसको ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट करूंगा
तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बार बार नहीं बनाऊंगा क्योंकि पिछले 4-5 क्लास से बहुत बना है, तो अब आपकी विजन इतनी क्लियर हो गई है कि आप खुद आप इसको इमेज कर सकते हो, इमेज आपके माइंड में इसकी इमेज बन जाएगी, या एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज, हम इसके फिनोऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आ गया कि कौन से फिनोऑक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल हैं। एक को तो सेपरेट कर लिया, अब बीसीडी की बात कर रहा हूं। तो जब मैं बीसीडी की बात करूंगा बेटा, बीसीडी की बात करूंगा तो बी और डी के फिनोऑक्साइड आयन मोर स्टेबल है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, और यहां से फिर एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर भी बनेगा। इसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, और यहां से फिर ये एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर भी बनेगा। ठीक है, तो बी और डी फिनोऑक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहां आया, यहां आया, यहां आया, तो यहां एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर NO2 पर शिफ्ट होने वाला नहीं बना। तो मैं क्या बोलूंगा, बी सी डी में से बी और डी के फिनोऑक्साइड आयन मोर स्टेबल है सी के कंपैरिजन में। इसका मतलब सी का फिनोऑक्साइड इन दोनों के कंपैरिजन में धीरे बनेगा, तो ये H+ आयन स्लो देगा एज कंपेयर टू बी। तो यहां पर सी के एसिडिक स्ट्रेंथ यहां आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि बी और डी में से कौन ज्यादा एसिडिक है, बी और डी में से कौन ज्यादा एसिडिक है। तो देखते हैं बी और डी में से कौन ज्यादा एसिडिक है। अब अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट कंसेप्ट से चले तो बी ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि बी का -I इफेक्ट ज्यादा पहुंचेगा। तो आप ये बात बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि बी ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, पर यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां एक एक्सेप्शन आ रहा है कि NO इसके अंदर और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फैक्टर काम कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम है, जबकि होनी ज्यादा चाहिए किसके कंपैरिजन में, पैरा के, क्योंकि NO2 का -I इफेक्ट ज्यादा पहुंचेगा, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुका हूं। पर यहां पर बी लेस एसिडिक है डी के कंपैरिजन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां स्टूडेंट इसको इंटरचेंज कर देते हैं, डी यहां लिख देते हैं, डी वहां लिख देते हैं, तो रॉन्ग हो जाता है। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अब मैं स्पेस देख रहा हूं, तो यहां ले लेते हैं एक बार, चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में होता यह है कि जो ये हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, तो यहां पर ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। और इस इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से इसमें ये वाला हाइड्रोजन कंपैरेटिवली इतना जल्दी नहीं निकल पाता है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है इस हाइड्रोजन को बाहर जाने से रोक देता है। इस वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई। लेकिन अगर यहां पर दूसरा कोई हो ग्रुप, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी मैं दूसरे एग्जांपल भी लूंगा, तो एक मिनट, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब ये एक्सेप्शन ध्यान रखना कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इस फिनोल के साथ, फिनोल की जो ये एसिडिक H है, ये वाला एसिडिक H जो है वो नाइट्रो की ऑक्सीजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड हो गया है, तो अब ये थोड़ा मुश्किल से निकलता है। दूसरी मैं एक बात और क्लियर कर दूं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मोर वोलेटाइल हो जाता है एज कंपेयर टू पैरा, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनोल में तो होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पैरा नाइट्रोफिनोल में तो होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंटर में तो क्या होगा, जैसे क्लास में आप 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो 40 के 40 एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, तो ये हो गए इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अब इस केस में कोई भी स्टूडेंट एस्केप होके, अगर अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लास से एस्केप होना है तो वो एस्केप नहीं हो पाएगा या मुश्किल से हो पाएगा, क्योंकि पहले उसको अपने दाएं बाएं जो बॉन्डिंग है, लेफ्ट और राइट जो उसने बॉन्ड बना रखे हैं, जो आपने उसके हाथ पकड़ रखे हैं, वो छुड़वाने हैं, वो ब्रेक करने, फिर उठ के आगे जाना है। ठीक है, तो अगर आप सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं तो किसी भी स्टूडेंट की एस्केपिंग पावर, वोलेटिलिटी कम रहेगी। और अगर आपने इस तरह, हर स्टूडेंट ने अपना हाथ यूं पकड़ रखा है, इस तरह से पकड़ रखा है, अपना ही हाथ अपने हाथ से पकड़ रखे हैं, ठीक है, यानी लेफ्ट और नेबर स्टूडेंट के साथ उन्होंने कोई भी बॉन्डिंग नहीं कर रखी है, तो किसी को भी एस्केप होना है तो वो उठेगा चला जाएगा, क्योंकि नेबर सराउंडिंग मॉलिक्यूल उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, वो इजीली एस्केप हो जाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, खाली यही नहीं, ऐसे सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो मोर वोलेटाइल होते हैं, वो इजीली एस्केप हो जाते हैं, वो स्टीम के साथ इजीली डिस्टिलेट होकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन जिनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनमें एक मोलिकुलर एसोसिएशन बन जाता है, वो सब एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं, तो उस केस में उनकी वोलेटाइल कैरेक्टर लेस हो जाता है, वो लेस वोलेटाइल हो जाते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेस है इसके कंपैरिजन में। खैर, अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम बात कर रहे थे नाइट्रो ग्रुप की। अब नाइट्रो की जगह मैंने फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब मैं नाइट्रो की जगह क्या लगा देता हूं, फ्लोरीन ले लेता हूं। तो फ्लोरीन जब ले लूंगा मैं, तो फ्लोरीन लेने पर क्या होगा, देखो, ऑर्थो नाइट्रो। अब मैंने आपको बताया फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में, हेलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, और फ्लोरीन के केस में तो बहुत ही ज्यादा माइनस आई इफेक्ट का कुछ ज्यादा ही अच्छा रोल है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो नहीं करता है। मैंने बता रखा है कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और अपनी वैलेंसी एक्सपांड नहीं कर पाता, इसलिए फ्लोरीन जो है कभी भी किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर अपना देता नहीं है, या फ्लोरीन अपना लोन पेयर डायरेक्ट किसी के साथ पाई बॉन्ड में शेयर नहीं करता है, ठीक है। ये बात अलग है कि वो पी पाई बैक बॉन्डिंग बनाता है, बैक बॉन्डिंग इज नॉट ट्रू बॉन्ड, ये ट्रू बॉन्ड, सेकंड ट्रू बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। यानी फ्लोरीन अपना लोन पेयर किसी को डोनेट नहीं करता है, तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन के केस में हम जब आंसर निकालेंगे तो वो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे निकालेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर निकालेंगे। तो अब हम फ्लोरीन लगा के और कंपैरिजन करते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं। अब यहां मैंने ऑर्थो, मेटा और पेरा कर दिया। अब यहां पर फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, और माइनस आर ये शो करेगा नहीं, ठीक है। और क्लोरीन होगा तो क्लोरीन का भी माइनस आई इफेक्ट भी होता है, क्लोरीन के केस में माइनस आर भी होता है, पर क्लोरीन के केस में क्या होता है, यही डोमिनेट करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लोरीन का केस। तो क्लोरीन हो चाहे फ्लोरीन हो, आंसर हमको इंडक्टिव इफेक्ट से निकाल रहे हैं। क्लोरीन हो चाहे फ्लोरीन हो, या क्लोरीन हो चाहे फ्लोरीन हो, आंसर हमको इंडक्टिव इफेक्ट से फाइंड आउट करने, इसीलिए क्लोरीन और फ्लोरीन के रेजोनेंस की तरफ हम देखते ही नहीं है। तो अब ये फ्लोरीन क्या करेगा, ये फ्लोरीन जब यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो फ्लोरीन के माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। तो यहां हम सीधा, यहां पर हम जब फ्लोरीन ऑर्थो मेटा पेरा पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब यहां पर वापस वही वाली बात हो गई, ए सबसे लीस्ट एसिडिक हो गया, क्योंकि ए के कंपैरिजन में ये तीनों फिनोऑक्साइड बी सी डी के फिनोऑक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है। अब बात रही बी सी डी में, तो बी सी डी में अगर हम देखें तो यहां पर वापस वही है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो स्टेबलाइज होगा वो बी होगा। रीजन ये है कि एक तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा तो फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज को डायरेक्ट स्टेबलाइज भी करेगा, फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज को डायरेक्ट स्टेबलाइज भी करेगा, और साथ में फ्लोरीन डायरेक्ट स्टेबलाइज भी करेगा
और फिर फ्लोरीन का डिस्टेंस यहां कम है तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा यहां पहुंचेगा, माइनस आई इफेक्ट कम पहुंचेगा। एक मिनट बेटा, मैंने दो वो लिख दिया, इसको पेरा कर दो, ठीक है। तो अब यहां पर कम पहुंचेगा, तो इसमें क्या होगा, सीधा है आपको इंडक्टिव इफेक्ट से देखना है क्योंकि इसके रेजोनेंस और ये देखने नहीं है। तो यार जब हम इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हैं तो आप रेजोनेंस को भूल जाओ फिर, ठीक है, आप रेजोनेंस को भूल जाओ, आप खाली इंडक्टिव इफेक्ट से देखो। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, अब इस केस में, इन तीनों फ्लोरीन के केस में क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन कौन सा फ्लोरीन करेगा, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पहुंचेगा, फिर इससे कम इसका पहुंचेगा और फिर इससे कम पहुंचेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फिनोऑक्साइड आयन कौन सा, बी, उससे लेस स्टेबल सी, उससे लेस स्टेबल डी। तो ये आ गया, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब वो नाइट्रो के केस में तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आप जब फ्लोरीन और क्लोरीन के क्वेश्चन करो तो केवल माइनस आई इफेक्ट से करने हैं, दैट्स ऑल। आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे, आप दूसरी बात सोचो ही मत, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो अब आप इसको अगर पकड़ के बैठ जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बाकी तो अपन स्मूथ चल रहे हैं। लेकिन जब मिथाइल की बात करें तो मिथाइल में हमको मिथाइल के अंदर भी जब हम कार्बोकेटाइन की बात करते हैं, कार्बोनियम आयन की बात करते हैं, ठीक है, जो मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, तब मिथाइल में प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन कार्बोनियम आयन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन के अंदर ही यूज करने हैं। ये माइंड में बिठा लो, हाइपर कंजुगेशन कब यूज करना है, जब हम अटक जाए रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे। हाइपर कंजुगेशन केवल किसके लिए काम आता है, नोट कर लो रजिस्टर के मार्जिन लाइन के ऊपर, हाइपर कंजुगेशन तभी यूज करेंगे जब हम इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अब हाइपर कंजुगेशन किसके लिए यूज करेंगे, हाइपर कंजुगेशन जब हम यूज करेंगे तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए और एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए। तो एल्कीन, कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल जब यहां हो तो हाइपर कंजुगेशन सोचो, बाकी उसको भी मत सोचो, ठीक है। तो अब यहां पर मैं CH3 ला रहा हूं। अब मैं जब यहां CH3 लाऊंगा तो CH3 या कोई भी एल्काइल ग्रुप है, तो ये जो कोई भी एल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई ग्रुप है, तो ये अनस्टेबलाइज करेगा। ये क्या करेगा, अनस्टेबलाइज करेगा। अब यहां पर जब हम एल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो पहले देख लें, एक मिनट, पहले एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं। अब मैंने ये आर लगा दिया। अब ये आर का कौन सा इफेक्ट चलेगा, आर का प्लस आई इफेक्ट चलेगा। आर का कौन सा इफेक्ट चलेगा, प्लस आई इफेक्ट चलेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये प्लस आई इफेक्ट इस नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबलाइज करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट इस नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबलाइज करेगा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, बी सी डी में अनस्टेबलाइज करने वाला एल्काइल ग्रुप है, बी सी डी में अनस्टेबलाइज करने वाला एल्काइल ग्रुप है, जबकि इसमें एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया बी सी डी के कंपैरिजन में, और ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया तो ए का फिनोऑक्साइड आयन सबसे पहले बनेगा, यानी ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो ए का नंबर यहां आ जाएगा। अब बात करें बी सी डी की, तो अब देखो ये अंदर जाके कार्बन आयन बन रहा है, नेगेटिव चार्ज है। मैंने क्या कहा, कार्बन आयन आते ही हमको हाइपर कंजुगेशन सोचना ही नहीं। एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, इथाइल है, इसका कोई रेजोनेंस होता ही नहीं है। एल्काइल ग्रुप या तो हाइपर कंजुगेशन, एल्काइल ग्रुप के दो मेन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। अब एल्काइल ग्रुप का हाइपर कंजुगेशन यहां देखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। मैंने क्या कहा, हाइपर कंजुगेशन की तरफ तब देखो जब कार्बोनियम आयन बन रहा हो, यहां प्लस होता, या कार्बन फ्री रेडिकल होता, या एल्कीन होता, नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे को केवल प्लस आई इफेक्ट से देखना है। प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट किससे देखा जाता है, डिस्टेंस से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा ये, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा। तो यहां आंसर हो जाएगा बी, सी और डी, तो ये हो जाएगा। तो आप देखो, ये अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को प्रॉपर अप्लाई करें, धीरे धीरे मेरी क्लासें अटेंड करते जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, तो आप धीरे धीरे
आपके पास अपने आप आपको एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के कंसेप्ट समझ में आते रहेंगे। तो आज वाली क्लास में हमने फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, कि मैंने उस पर अलग अलग ग्रुप लगा के और आपको एक्सप्लेन किया कि उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से चेंज हो रही है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में एसिडिक स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाऊंगा, और अगर कोई फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई पॉइंट अगर छूट गए तो वो डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिस तरह से आज फिनोल डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।